नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कहते हैं दुनिया में कहीं भी कोई घटना घटे तो भारत में बाजार के अंदर वो दुर्घटना हो जाती है। रशिया यूक्रेन युद्ध हो जाए, इजराइल गाजा युद्ध हो जाए, इजराइल ईरान युद्ध हो जाए, अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच मसला छिड़ जाए, चाइना ताइवान हो जाए, भारत पाकिस्तान हो जाए और चाहे भारत में चुनाव हो जाए, जो भी हो भारत का बाजार गिर जाए। पता नहीं हम गिरने के लिए क्यों इतने ज्यादा सजग हो गए हैं, या हम कुछ ज्यादा ही वैश्विक हो गए हैं। हम इतने वैश्विक हो गए हैं कि दुनिया की कोई भी घटना हमें सीधा असर तो डाल ही देती है। खैर, इन असर के बीच में आज एक ऐसा कारण साथियों जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो वास्तविकता में हमसे जुड़ा है, वो हमें पता होना चाहिए। और वो कारण है मौसम विभाग की एक घोषणा, जिसके चलते बाजार संभल ही नहीं रहा है। मौसम विभाग ने ऐसा क्या कह दिया, और सबसे बड़ी बात, मान लो क्या कहा होगा, ज्यादा बारिश आ जाएगी, ज्यादा गर्मी आ जाएगी, क्या कहा होगा? चलो एक बार के लिए ज्यादा गर्मी आ जाएगी पकड़ लेते हैं। तो इससे बाजार क्यों गिर रहा है और हमें क्यों नहीं समझ में आता है क्यों गिर रहा है? मतलब समझने का अर्थ यह है कि क्या वाकई में गर्मी के कारण बाजार गिर सकता है, क्या वाकई में बारिश के कारण बाजार गिर सकता है? यह पॉइंट बड़ा है। तो आज मैं आपको असल में यह रिलेट करके समझाने जा रहा हूं कि कैसे गर्मी से हमारी उत्पादकता और हमारी उत्पादकता से बाजार की प्रोडक्टिविटी और बाजार के अंदर डिमांड और सप्लाई सब पर असर पड़ता है। यानी कि कैसे गर्मी सीधा सीधा जीडीपी पर असर डालती है, कैसे हमारी जीडीपी पर गर्मी के चलते अगर लगातार चलती रही तो 4% तक का असर पड़ सकता है। ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र है, और जिक्र का बड़ा कारण है। कारण क्या है? सामान्यतया अगर आप विद्यार्थी रहे हैं, आपने चीजों को अगर ऑब्जर्व किया है, तो एक चीज समझी हो कि केरल में सामान्यतया 1 जून तक मानसून टकरा जाता है। केरल के तट पर सामान्य है कि 26 मई के दिन आपको बारिश की सूचना है कि साउथ वेस्ट मानसून आ गया है, सूचना मिल जाती है। लेकिन साउथ वेस्ट मानसून की सूचना आज जिस दिन आप ये सेशन सुन रहे हैं 3 जून है, अब तक केरल के तट पर नहीं टकराया है। कहा जा रहा है कि 4 जून को यह घटना होगी। तो 4 जून की घटना से पहले पहले ही 29 मई को इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने घोषणा कर दी कि इस बार बारिश कम होगी। बारिश कम होगी, 90% तक होगी, यानी कि डेफिशिएंसी रहने वाली है पानी की। यह बाजार 29 के बाद में तब से संभल ही नहीं रहा है, लगातार गिर रहा है। इंटरनेशनल खबर बन गई है, इंडिया का शेयर ड्रॉप कर रहा है वीक मानसून के चलते। बुधवार के दिन सेंसेक्स 303 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, और उसमें भी सेंसेक्स की अगर हम बात करें, निफ्टी की हम बात करें, तो यहां पर आप देखें सोमवार को भी कारोबार के अंदर ठीक इसी प्रकार से सेंसेक्स 1164 अंक गिरा था और निफ्टी 376 अंक गिरा था। सरकारी बैंक हो, एफएमसीजी हो, सबसे ज्यादा बिकवाली इनके अंदर हुई थी। 1 जून के अंदर जो बाजार की गिरावट है वो आपके सामने है। जबरदस्त गिरावट आपने ऑब्जर्व की होगी। 1 जून का यह डेटा रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज भी यह गिरावट बनी रही। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी तब और अब गिरावट बनी रही। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशक का भी जाना जारी ही है। यानी कि इस पूरी घटना में जो सबसे कॉमन फीचर देखा जा रहा है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भारतीय बाजार से पैसा निकालकर जाना। तो हे प्रभु, ये तापमान ऐसा क्या कर रहा है कि हमारा निवेशक भी डरा हुआ है, विदेशी भी डरा हुआ है, और बाजार गिरा जा रहा है। तो चलिए इस मानसून को समझते हैं। देखिए, भारत का जो मौसम विभाग है आईएमडी, उसने ये जब घटना बताई कि साहब इस बार जो एवरेज आ रहा है बारिश का वो 90% तक ही आएगा, 11 साल का सबसे कमजोर रहने वाला है, जिसके चलते बोले असर आपकी खेती और खाद की उत्पादकता पर पड़ेगा। और ये सुनते ही दिमाग खराब किस तरह का? खबरों को अगर आप पढ़ें तो समझ में आए कि गर्मी इसका मतलब बढ़ रही है। 3400 डेथ एक डे में रिपोर्ट की जा रही हैं। समर के बढ़ने से अधिकांश देश के तापमान शहरों में, बहुत से बड़े शहरों में उत्तर भारत के अंदर 45 डिग्री तक का तापमान चला जा रहा है। एक्सट्रीम हीट सिचुएशन पैदा हो रही है, और इस एक्सट्रीम हीट से क्या हो रहा है कि रात को भी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक समय था जब दिल्ली के अंदर 2001 से 10 के बीच में कि रात का तापमान और दिन के औसत तापमान में 12 डिग्री का अंतर आता था। अब दिन के तापमान और रात के तापमान में 9.8 डिग्री का अंतर आता है। इसको ऐसे समझिए, सूरज जब धरती को गर्म कर रहा होता है दोपहर 11-12 बजे तक, 2 बजे तक, तो तापमान ले ही रही होती है अर्थ। उसके बाद में रिपल्शन शुरू होता है, जब सूरज चला जाता है तो भी अर्थ हीट को इमिट करके वापस भेज रही होती है। तो क्लाइमेट की वजह, वो अपने एटमॉस्फेयर की वजह से, भले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो हमारी धरती को गर्म तो रखती है, लेकिन अर्थ इमिट करती है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर लगातार समय तक अर्थ पर है, तो टेम्परेचर वेरिएशन पैदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब रात को भी लोग सुकून से अब नहीं रह पा रहे हैं। इसका कारण मैंने आपको आज से लगभग 2 महीने पहले अपने अंकित इंस्पायर इंडिया वाले चैनल पर बताया था कि सुपर अल नीनो आ रहा है।
तो क्या वास्तविकता है जो 2 महीने पहले मैंने आपको जानकारी दी थी? यस, ये जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसके पीछे का असल कारण इसी अल नीनो को माना जा रहा है। मतलब माना जा रहा है कि यही गर्मी का सबसे बड़ा कारण, बारिश कम होने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। अल नीनो की वजह से बारिश में कमी आती है। इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि जब गर्मी बढ़ती है ना तो मजदूरों की उत्पादकता घट जाती है। मतलब आप यह समझो कि आईएलओ का मानना है कि जो गर्मी बढ़ी है, आप ऐसे समझो ना कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो कोई भी श्रमिक है जो खुले में काम कर रहा है वो तेज हीट में काम नहीं कर पाता, उसके ब्रेक आवर्स बढ़ जाते हैं, वो रुकना चाहता है तेज धूप में बाहर निकलने से, वो चाहता है कि मैं ब्रेक ले लेके काम करूं, डिहाइड्रेशन होता है, बीमारी होती है, तो इससे काम के घंटे घटने लगते हैं। मतलब उत्पादकता की अगर हम बात करें ना तो भारत में अकेले 3.4 करोड़ नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा। भारत में 2030 तक गर्मी की वजह से कामकाजी जो घंटे हैं ना, काम करने के घंटे, उनमें लगभग 5.8% की गिरावट आएगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप 100% काम करते थे, आप 94% ही काम करेंगे। कारण आप घंटे गर्मी में बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। निर्माण के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो काम करने की गति थी उसमें 18 से लेकर के 35% तक की गिरावट आएगी। कारण है ना भाई, निर्माण श्रमिक जो लगे हुए हैं, जो सामान ढोने वाले हैं, वो सामान ले जाना ही नहीं चाहते, काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल लोगों की कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। क्षमता पर असर पड़ा तो काम स्लो हुआ, काम स्लो हुआ तो डिमांड स्लो हुई, डिमांड स्लो हुई तो ओवरऑल क्या हुआ? जीडीपी पर असर। मतलब हमारी जो बढ़ी गर्मी है ना वो जीडीपी को 4% तक गिरा सकती है। पिछले महीने का डेटा है ये। मतलब जीडीपी पर 4.5% का नुकसान हो सकता है। लगभग $250 बिलियन का गर्मी की वजह से नुकसान हो सकता है। और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हमारे देश के अंदर बिजली की डिमांड जो बढ़ती चली जा रही है वो आपके सामने है। ऐसे में खेती पर भी असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तापमान बढ़ रहा है तो उत्पादकता में गिरावट आ रही है। 10 से 15% उत्पादकता के अंदर, गेहूं की उत्पादकता में कमी एक्सपेक्टेड है। पशुपालन और डेयरी का तो पूछिए ही मत, क्योंकि लाइव स्टॉक को गर्मी लगेगी ना भाई, जानवर है, गर्मी लगेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, आप उसकी दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट रही है। भारत लाइव स्टॉक के अंदर नंबर 1 है दुनिया में। ऐसे में भारत की उत्पादकता घटना हमारे किसान की आय में गिरावट है। किसान की आय में सीधा लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है। देश की जीडीपी में लाइव स्टॉक, मवेशी की वजह से 5% का योगदान है। अब जीडीपी के अंदर 5% का योगदान है, यह सीधा प्रभावित होगा तो अर्थव्यवस्था नीचे आई। अच्छा, लाइव स्टॉक से जुड़ी हुई तमाम चीजें भी तो हैं। पशु बीमार हो रहा है, पशु से जुड़े हुए हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं, उन पर असर पड़ेगा। और तो और टेम्परेचर बढ़ने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। मतलब 100 दिन गर्मी के संपर्क में रहने का आंकड़ा निकल कर आया 2023 में। 7,000 से ज्यादा संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले निकल कर आए 2025 में। मतलब ये सारी वो सिचुएशन है जो तापमान से असर पड़ने वाली। कई बार हम खबर तो सुन लेते हैं तापमान बढ़ेगा साहब दिक्कत होगी। कहां दिक्कत होगी? काम के अंदर दिक्कत होगी, मवेशियों को दिक्कत होगी, आपकी उत्पादकता में दिक्कत होगी, और इन सबको दिक्कत अल्टीमेटली डिमांड में दिक्कत, और डिमांड की दिक्कत कंपनी वाले भाप जाते हैं। तो जैसे ही आईएमडी ने 29 तारीख को आकर यह अनाउंसमेंट किया ना कि इस बार कम तापमान आ रहा है, मतलब बारिश कम आ रही है, तो इसका तुरंत कैलकुलेशन बाजार ने लगा लिया। बाजार ने तुरंत कैलकुलेशन लगा के कहा कि ओ माय गॉड, इसका मतलब इस बार का बाजार पिटेगा। बाजार पिटेगा, और मौसम के अनुमान को जैसे ही पब्लिक में देखा उसका हिसाब लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। मतलब समझिए कि जहां 1 जून को मानसून आना था, आईएमडी की 29 मई के बयानबाजी में समझ में आ गया कि 4 जून तक आएगा। बोले ओवरऑल और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है, तो भाई साहब असर होना हमारे ऊपर शुरू हो गया। 4 जून के आसपास केरल के अंदर मानसून के सक्रिय होने की बात ही कही जा रही है। कहा जा रहा है तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश होगी, सामान्य से कम बारिश साल भर में होगी। मतलब ये डेफिशिएंट ईयर है, 90% एलपीए कहा जा रहा है। 1971 से 2020 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उस समय एलपीए 87% के आसपास था, जिसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा था। और इसके पीछे के बड़े कारणों में अल नीनो है। बाकी अल नीनो को डिटेल में जानना है तो हमने वीडियो किया हुआ है। बाकी अल नीनो बस यही है कि तापमान की वृद्धि के चलते वापस से रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, वाटर रिवर्सल होता है। इसको हम ज्योग्राफी के अंदर कंसेप्ट में डिटेल में समझा चुके हैं, आप उसे वहां से उसे देख सकते हैं। फिलहाल भारत के लिए मांग में कमी लाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, जिसके चलते एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उस पर सीधा असर पड़ रहा है। फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर असर पड़ रहा है, सिंचाई और पंप जैसे उद्योगों पर असर पड़ रहा है। इन्हीं के अंदर तो गिरावट आ रही है। मतलब समझ गए? आप रिलेट करिए, देखिए गर्मी आई, गर्मी ने किन के ऊपर असर डाला, नकारात्मक रूप से किन पर असर डाला। भाई ऑब्वियस सी बात है, आज किसान अपनी फसल बेच करके सोचता है कि चलो आज बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, ट्रैक्टर लेना है,
ऑटो सेक्टर पे फर्क पड़ गया। एफएमसीजी के अंदर जो कन्फेक्शनर आइटम्स अपन यूज कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उन पर असर आ गया। खेती बाड़ी परेशान हुई तो फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं बिके, उन पर असर आ गया। खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई तो किसान ने उन्नति के नाम पर सिंचाई के लिए भी इस बार ज्यादा खर्च करने से हिचक रख ली, बोले छोड़ो यार कम करेंगे, उसका असर आ गया। तो मार्केट में डिमांड गिरती है, और डिमांड गिरती है तो बाजार पर असर दिखना शुरू होता है। यही कारण है कि इनके स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक्स की कहानी निकल कर आई। ठीक है साहब, ये तो हुई तापमान से जुड़ी जानकारी, इससे पड़ने वाले प्रभाव की असर की। आज की फिर इन्वेस्टमेंट जानकारी क्या है, मतलब आज हम आपको क्या इन्वेस्टमेंट टिप देने जा रहे हैं। टिप ना कह करके कहा जाए, क्या पढ़ाई कराने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज मैं आपको दो तरह के फंड पढ़ाने जा रहा हूं, एक का नाम है फ्लेक्सी फंड और एक का नाम है मल्टी कैप फंड। ये क्या होता है, आप में से कुछ लोग निवेश के नाम पर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते होंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपने मैंने मिलकर के, मान लो 1,50,000 लोगों ने उठ करके अपने कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठे करके किसी एक व्यक्ति को दिए और कहा कि चलो अपनी जो कंपनियां हैं ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से कंपनियों के अंदर निवेश कर दो। बोले साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो 30 कंपनियां ही हैं जो टॉप पर दिखती हैं। बोले साहब कंपनियां तो हजारों में हैं, लेकिन आपको सेंसेक्स में तो ये टॉप पे दिखती हैं। तो बोले कंपनियां कितने प्रकार की, बोले 3 प्रकार की, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो बोले इनमें से किस में निवेश करें। तो बोले साहब देख लो जो आपको ठीक लगे। तो किसको ठीक लगे, फंड मैनेजर को। तो आप और हम जब पैसा इकट्ठा करके देते हैं, तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप क्या क्या होते हैं। ये क्यों मैं देने जा रहा हूं, तो भाई आपको इतनी सारी चिंताएं दी हैं, तो आपको थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट भी साथ में ऐड कर देते हैं। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को समझने से पहले हमने क्या समझा, बाजार के अंदर 3 तरह की कंपनियां हैं। इन तीनों कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स अपने हिसाब से फंड एलोकेट करते हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप के बारे में कहा गया कि वो 65% तक का जो फंड है अपना उठा करके लार्ज कैप में डाल दिया। मल्टी कैप ने क्या किया, 25% तक का जो अपना फंड है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल रहा है। तो ऐसे में अब लार्ज कैप के अंदर भी कौन सी कंपनियों में डाल रहा है, टॉप 200 में डाल रहा है, 200 से 500 में डाल रहा है, मिड कैप के अंदर 500 से 2000 तक डाल रहा है। तो कंपनी कौन सी सेलेक्ट कर रहा है, ये एक बड़ा असर है। जैसे लार्ज कैप में बहुत सी कंपनियां आईटी की हों, लेकिन पता चल रहा है आईटी इस समय पिटा पड़ा है। तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने कहां फंड डाला, केवल लार्ज कैप कहने भर से काम नहीं हो जाता। तो इससे तय होता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश। तो आज के दौर में 2 प्रकार के फंड आपको पता होने चाहिए, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप। अगर आप मल्टी कैप में इंटरेस्ट लेते हैं, फ्लेक्सी कैप में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अंतर क्या है, फ्लेक्सी कैप के अंदर वैरायटी ऑफ स्टॉक्स के अंदाजे नहीं हो सकते, फंड मैनेजर के दिमाग पर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर मल्टी कैप में आपके पास तीनों प्रकार की वैरायटीज हैं। तीनों प्रकार की वैरायटीज में जब डाइवर्सिटी ज्यादा है, और डाइवर्सिटी के साथ साथ फिर परफॉर्मेंस देखने से पता चले कि कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो आप वहां से फंड सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको 2 तरह के फंड बताए। आज के समय बाजार में क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग मल्टी कैप इन दिनों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों को उठाएं, 19 से 25 के बीच का दौर दिखाएं, तो स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो उस समय पर साहब फ्लेक्सी कैप बहुत चले थे। लेकिन बाद के दौर में 25 के बाद में फिर एक तरह से प्राइस करेक्शन हुआ स्मॉल कैप के अंदर, तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। तो ऐसे में आज के समय पर क्या चल रहा है, तो आज के समय पर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में लोग अपने हिसाब से ये थॉट देकर चल रहे हैं कि कौन सा ऐसा फील्ड है जो आज के समय पर सस्टेनेबल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक मल्टी कैप के आंकड़े को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो यहां पर कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं आपके सामने डेटा रख सकता हूं। जैसे फ्लेक्सी कैप के अंदर 2025 में लार्ज कैप के अंदर 70% कहीं रखा। ये मतलब फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिया। मैं अभी कुछ फैक्ट्स चेक कर रहा था मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में, तो मल्टी कैप में 3 बड़े बड़े मेरे सामने म्यूचुअल फंड्स निकल करके आए थे। आप इन्हें चेक कर सकते हैं इन फंड्स के अंदर कि कौन से म्यूचुअल फंड्स से कैसे कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सिस मल्टी कैप के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका एनएवी भी बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। रिटर्न्स जो है ना इसके पर एनम 14.1% के हिसाब से निकल कर आ रहे हैं। अगर हम इसका रिलेटिव अध्ययन करके देखें, तो इसका रिटर्न जो है ना बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। 10.66% निकल के आ रहा है कम समय के अंदर, मतलब लंबे समय के अंदर अगर आप नोटिस करके चल रहे हैं। तो ये फंड ओवरऑल अगर देखें तो 3 साल के अंदर 14.1% के रिटर्न के साथ खड़ा हुआ है। एग्जिट लोट 1% के साथ में आया हुआ है। तो ये मल्टी कैप फंड्स के अंदर इस समय ऑप्शंस हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से एसआईपीज करा सकते हैं। ये एक निवेशमेंट टिप थी। ये अपने फंड को कहां अलोकेट करते हैं, तो जैसे इसने अपने फंड को अलोकेट किया हुआ है लार्ज कैप में 44%, मिड कैप में 26%, स्मॉल कैप में 26%। उसमें भी टॉप होल्डिंग्स जो है वो एचडीएफसी आईसीआई, मतलब फंड एक्सिस का है, उसके अंदर एचडीएफसी आईसीआई एसबीआई का पैसा लगा हुआ है। तो यानी कि फाइनेंस वाले सेक्टर में फंड ज्यादा है। टॉप सेक्टर की अगर इस बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 25.22% लगा हुआ है, सर्विस में 11.44% लगा हुआ है। तो ये फंड अलोकेशन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पता हो,
कोर्स के अंदर आपको ये जानकारी हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा निवेश किस तरह से आपके लिए हितकारक हो, आप इन्हें देखते रहें। बाकी जैसा आपका निवेश आइडिया है वो रहें। हमारा तर्क आपको सिर्फ इतना है बताना कि पता रहे कि बाजार में इन्वेस्टमेंट के कौन से ऑप्शंस चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी रिसर्च खुद करें और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दिमाग में ध्यान रखें।